नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले आप सभी के लिए साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की सीरीज़ के प्लेलिस्ट के अंदर पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिसमें हमने बेसिक्स देखा था साइबर सिक्योरिटी के बारे में और एथिकल हैकिंग के बारे में। फिर हमने उसी क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ हैकर के बारे में भी जाना था और आज इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड वीडियो आपके होने वाली है, जिसके अंदर हमारे मेन क्या टॉपिक्स रहेंगे वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आज हम पढ़ेंगे CIA ट्राइड क्या होता है, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल क्या होता है, और अटैक वेक्टर और अटैक सरफेस के बीच में क्या अंतर है, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, साइबर थ्रेड्स क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटीज इन साइबर सिक्योरिटी क्या है, व्हाट इज एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट क्या है, और थ्रेट अवेयरनेस आपके एक्सप्लेन जो असेसमेंट होते हैं उनको अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इसी प्रकार के यानी किसी एडजस्टेड वे में अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट एनवीरा एजुकेशन को जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको कंप्यूटर टीचर और आने वाले जो भी आगामी वैकेंसीज के जो एग्जामिनेशन है उनके कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इनके नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वेबसाइट एनवीरा एजुकेशन को जरूर विजिट करें। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर CIA ट्राइड है क्या। CIA ट्राइड है क्या? CIA का पहले सबसे पहले फुल फॉर्म आपको ध्यान होना जरूरी है। जब भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंट्रेंस करते हैं, अपन एंटर करते हैं, तो सबसे पहले CIA का फुल फॉर्म हमें, ये मॉडल है साइबर सिक्योरिटी का, जिसके अंदर C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब होता है इंटीग्रिटी और A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। ये CIA मॉडल का फुल फॉर्म है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एक होता है आपका अवेलेबिलिटी। ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं CIA ट्राइड के बारे में। तो CIA ट्राइड है ना, वो एक बेसिक मॉडल होता है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 मेन प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। ठीक है, ये लिखा हो देखो, द CIA ट्राइड इज एन फाउंडेशनल मॉडल इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दैट इज आउटकम 3 कीज ऑफ प्रिंसिपल्स। अब ये तीनों कीज कौन कौन सी है, तो वो है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एक आ जाएगी अवेलेबिलिटी, जैसा कि अभी आपको मैंने इस वीडियो के अंदर ही बताया था। चलिए अब अगला कंसेप्ट अपन समझते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब यानी कॉन्फिडेंशियली मतलब क्या होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑथोराइज लोगों को ही एक्सेसिबल होनी चाहिए। जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो सिर्फ जो उसका ऑथोराइज्ड पीपल है उसी तक ही पहुंचनी चाहिए। ये बताता आपको सी यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये कैसे इंश्योर करें, इसके लिए आप एक तो एनक्रिप्शन लगा सकते हो। भाई एनक्रिप्टेड वे में होता है तो उससे क्या होता है, आपको व्हाट्सएप चेक करते हो उसके अंदर लिखा होता है ऊपर एंड टू एंड एनक्रिप्शन। उसका मतलब है कि जो सेंडर है और रिसीवर है उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस नहीं कर पा रही है, यानी जो डेटा जिसको भेज रहा है खाली वो ही उसको एक्सेस कर सकता है। तो एनक्रिप्शन का भी यूज करके अपन कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल यूज कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड या बायोमेट्रिक होते हैं ना, भाई जिस डिवाइस का या जिस पर्टिकुलर वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड जिसके पास होगा वही एक्सेस कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके एग्जांपल की भी नीचे दिया हुआ आपके, जैसे एक सिक्योर बैंकिंग ऐप होता है उसमें सिर्फ अकाउंट होल्डर ही लॉगिन कर सकता है, तो ये आपके कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है। सेकंड बात करते हैं अपन यहाँ पर जिसको इंटीग्रिटी आई, इंटीग्रिटी के बारे में कहते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही एक्यूरेट और अनचेंजेबल रहे। अब मान लो कि मैंने यहां से एक डेटा भेजा, अब उस डेटा का मतलब है, मान लो मैंने एक डेटा भेजा 5 का बाइनरी क्या है भाई 101, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो ये डेटा पहुंच गया वहां पर क्या 110। तो मैंने क्या भेजा था 101, यानी 5 का बाइनरी भेजा, मान लो 5 भेजा, लेकिन यहां पर ये डेटा जाके इस फॉर्म में चेंज हो गया। तो क्या हो गया 1 2 4 और 2 कितने हो गए 6। तो भेजा तो मैंने 5 था लेकिन वहां पर चला गया 6। तो यहां पर क्या होगा, उसकी इंटीग्रिटी जो है ना वो मेंटेन नहीं हुई, भंग हो गई भी। इसके अंतर्गत जो भी आपकी डेटा की एक्यूरेसी थी ना वो, तो ध्यान रखना डेटा की जो एक्यूरेसी होती है ना वो आपकी कौन दिखाता है, इंटीग्रिटी। और अगर डेटा का डेटा के ऊपर जो ऑथराइजेशन है ना, ऑथराइज्ड पीपल का कंसेप्ट, तो वो आपका कॉन्फिडेंशियलिटी बताता है। तो इंटीग्रिटी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि डेटा एक तो आपको एक्यूरेट होना चाहिए और अनचेंजेबल होना चाहिए। इसको कौन मैनेज करता है, इसको करता है इंटीग्रिटी। अब इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं सर, चलिए इसकी भी टेक्निक बता देता हूं। इसके लिए आप एक हैशिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, चेकसम का यूज कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा आप डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज कर सकते हैं। ये टेक्निक्स मैंने जो पेड कोर्स है वहां पर भी बताई हुई है। ठीक है, हैशिंग, चेकसम और जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं इनके बारे में, तो आप जरूर देखिएगा उसको भी। तो इनको इंश्योर करने के लिए, इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए हैशिंग, चेकसम और डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल ही समझ लो, नीचे दिखा हुआ देखो फाइल ट्रांसफर का। फाइल ट्रांसफर करने के बाद एक हैश वैल्यू वेरीफाई किया जाएगा और ये इंश्योर करेगी कि जो फाइल जैसे आपने भेजी क्या एक्यूरेट वो कि वो फाइल वहां पर पहुंची है या नहीं पहुंची है। ये होता है इंटीग्रिटी। अब बात करते हैं थर्ड, जो कि है अवेलेबिलिटी।
अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? अवेलेबिलिटी का मतलब होता है ऑथोराइज यूजर के लिए इंफॉर्मेशन और रिसोर्स हमेशा एक्सेसिबल रहना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि मान लो मैंने तो, जैसे मान लो आपको मैंने बोल दिया कि भाई आपके लिए जो फाइल है मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दी। मान लो आपको मैं जब भी क्लास लेता हूं बोलता हूं आपको मैं फाइल, जैसे मान लो कि आप यहां पर इस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अब आप क्लिक कर रहे हो लेकिन वहां पर अवेलेबल ही नहीं फाइल, तो इस चीज को इंश्योर करने का काम कौन करता है? अवेलेबिलिटी। तो तीनों चीजों को याद रखिएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी जो होता है वो ऑथोराइजेशन को इंश्योर करती है। इंटीग्रिटी जो होती है वो डेटा की एक्यूरेसी को इंश्योर करती है। और अवेलेबिलिटी किसको इंश्योर करेगी भाई? अवेलेबिलिटी जो होती है ना वो किसको इंश्योर करेगी? वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो भी इंफॉर्मेशन या भी फाइल आप जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हो क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, इसको इंश्योर करती है। अब इसके लिए कैसे काम कर सकते हैं, इसकी क्या फंक्शनलिटी हो सकती है, हाउ इज अचीव्ड? तो देखो पहला तो हो सकता है रिडंडेंट सिस्टम का यूज करके आप कर सकते हो। दूसरा बैकअप का यूज करके कर सकते हो। तीसरा डिनाइल ऑफ सर्विस यानी डॉस अटैक से प्रोटेक्शन देके भी आप इसको इंश्योर कर सकते हो। तो ये होती है अवेलेबिलिटी। इसी तरीके से हमने यहां पर ये तीनों मॉडल समझ लिए हैं, CIA ट्राइड। अब आप अगर कभी भी इस डायग्राम को भी देखेंगे तो भी आपको ये समझने में हेल्प करेगा। डायग्राम क्या कहता है? डायग्राम के अंदर देखो कॉन्फिडेंशियलिटी लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ओके। दूसरा इंटीग्रिटी, मेंटेन डेटा एक्यूरेसी, मैंने आपको पहले भी बताया था एक्यूरेसी कंसेप्ट इसको दिखाएगा। थर्ड आपका अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है, तो अवेलेबिलिटी क्या करेगा? इंश्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन व्हेन, जब भी उसकी जरूरत है यूजर को, अगर उस टाइम वो डेटा अगर उसको अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर क्या ही मतलब। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है CIA ट्राइड, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो आपके क्या करती है? डेटा की ऑथराइजेशन को, डेटा का जो ऑथराइज्ड पीपल होता है उस तक पहुंचने में हेल्प करती है। इंटीग्रिटी डेटा की एक्यूरेसी को बताता है। और तीसरा आता है अवेलेबिलिटी, ये डेटा अवेलेबल है या नहीं उसको रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है कि आपको CIA ट्राइड समझ में आ चुका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट आ रहा है व्हाट इज जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल। बड़ा शानदार कंसेप्ट आया अब हमारे सामने। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल का मतलब क्या होता है? तो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल जो है वो एक प्रकार का ऐसा सिक्योरिटी मॉडल होता है जो ये बताता है कि कभी ट्रस्ट मत करो, हमेशा वेरीफाई करना चाहिए। पहले मतलब डेटा को अचीव करो तो पहले उसको वेरीफाई करो, उसके बाद उस डेटा को अचीव करना चाहिए, उसको एक्सेस करना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी, जैसे लिंक आता है हमारे पास या कोई फाइल आके डाउनलोड किया, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया था आजकल ऐसे अटैक्स चल रहे हैं, आमंत्रण पत्र करके एप्लीकेशन आती है, तो उसके ऊपर आप तो क्लिक कर दोगे कि वो भी शादी का कार्ड आ गया, लेकिन उसको क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है? आपने ट्रस्ट की, आपको पहले उसको वेरीफाई करना था, अब आपने बिना वेरीफाई किए डेटा को एक्सेस तो कर लिया, उसका ऐप इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन बाद में वो आपके डेटा को चोरी करेगा। तो ऐसे बचने के लिए जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल ये कहता है कि पहले उस चीज को वेरीफाई करो एंड देन उसको करो। तो देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहां पर, द जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल इज एन सिक्योरिटी अप्रोच दैट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल होगा इसका? नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। पहले वेरीफाई करो उसके बाद उसके ऊपर ट्रस्ट करो। तो ये मान के चलें कि भाई जो भी थ्रेट आता है ना वो कहीं से भी एक्टिव हो सकते हैं, तो उनके लिए अपन पहले क्या करना चाहिए? उसको वेरीफाई करो, उसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए एंटीवायरस वगैरह भी हेल्प करते हैं आपके। अब इसके क्या कोर प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी समझाओ सर। देखो कोर प्रिंसिपल के अंदर क्या हो सकता है? अभी कोर प्रिंसिपल में पहला आता है वेरीफाई एवरी यूजर एंड डिवाइस। जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो पहले उसको वेरीफाई करो। सेकंड, कोई भी यूजर आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज रहा है, कुछ भी भेज रहा है, तो उस यूजर को पहले वेरीफाई करना जरूरी है कि भाई वो उसका ऑथराइज्ड पीपल है कि नहीं है। दूसरा, लीस्ट प्रिविलेजेस एक्सेस। इसका मतलब है कि यूजर को सिर्फ उतना ही एक्सेस दिया जाए जितना उसका काम की जरूरत है। अब मान लो एक स्कूल के अंतर्गत मान लो कि आप एक प्रिंसिपल है, तो आप भाई जो स्टूडेंट होगा उसको खाली उसका मार्क्स डाउनलोड करनी है, अपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का एक्सेस करने का दो। भाई उसको स्कूल की जो भी इन डेप्थ जो जानकारी है उसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है उसको। एक बैंक की बात करें तो बैंक के अंदर जो कस्टमर होता है उसको अपने बैलेंस को चेक करने या अपने बैंक अकाउंट, अपने अकाउंट रिलेटेड क्वेरी करने की। अब आपके एम्प्लॉय कितने हैं, एम्प्लॉय को कितना पैसा शेयर हो रहा है, एम्प्लॉय के यूजर ने पासवर्ड क्या, वो थोड़ी बताना है आपको। तो ये चीज भी मतलब उसको प्रिविलेज जितने उसकी जरूरत है उतने ही देना चाहिए। तीसरा आता है आपका माइक्रो सेगमेंटेशन। ये का मतलब क्या होता है? तो नेटवर्क को छोटी छोटी सेगमेंट में डिवाइड करके अटैकर्स के मूवमेंट को लिमिट कर सकते हैं। अब एक ही अगर आपका मान लो कि नेटवर्क बाउंड्री है तो वो तो एक को ही हैक करेगा, नहीं तो अगर आपके छोटे छोटे सेगमेंट्स बने होंगे तो उसको सिक्योर करना और ज्यादा और मैनेज करना भी आसान होगा। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट इसके अंतर्गत कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। टाइम टू टाइम आपके जो भी नेटवर्क होता है उसको एनालाइज करो, उसकी जो भी एक्टिविटीज होती है उसको एनालाइज करते रहो रियल टाइम में, जिससे ये पता चलता रहे कि भाई आपके कोई वायरस तो इंस्टॉल नहीं हो गया, कोई मेलिशियस एक्टिविटीज तो नहीं चल रही है। तो ये आपका जीरो ट्रस्ट में सिक्योरिटी मॉडल। तो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल ये कहता है कि किसी भी यूजर को या किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने से पहले उसको वेरीफाई करो, देन उसके ऊपर ट्रस्ट करो। अगला आता है इसका इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं सर? तो इसका इंप्लीमेंट करने के लिए इसकी फुल फॉर्म परीक्षा में आई हुई है। कौन से एग्जाम में? तो KVS के अंदर आई हुई है 2018 या 20 वाले में। उसके अंदर आपको था, ठीक है,
MFA का फुल फॉर्म पूछा गया था। MFA का फुल फॉर्म होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे मान लो कि मैं लॉगिन कर रहा हूं, तो मेरा मान लो पासवर्ड आ भी गया, तो आप पासवर्ड करके लॉगिन कर रहे हो, लेकिन बाद में वो क्या करेगा, OTP भेज के भी करेगा, तो इसको कहता है टू फैक्टर यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगला आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, ये भी यूज किया जा सकता है। अगला रियल टाइम एक्सेस पॉलिसीज भी यूज कर सकते हैं, या कंटेक्स्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे डिवाइस का टाइप, ठीक है, लोकेशन, ये भी आपके इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं सर अगर इसको इंप्लीमेंट करते हो? तो एडवांटेज पहला हो सकता है अकाउंट सरफेस रिड्यूस हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, जस्ट नेक्स्ट पॉइंट इसी का जा रहा है। सेकंड, इनसाइडर थ्रेड से प्रोटेक्शन मिल सकती है, भाई जो आपके सिस्टम के अंदर जो थ्रेड्स है ना उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो उससे अपने सिस्टम को। अगला रेगुलेशन, यानी जो भी GDPR या HIPAA है ना उसका यूज करते हुए आप अपने कंपाइलेशन जो होते हैं ना वो इजी हो सकते हैं। ये देखो इसका भी डायग्राम बना हुआ है, तो इससे भी आप इसको समझ लीजिए। माइक्रो सेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था। लीस्ट प्रिविलेजेस, यानी जितनी जरूरत है उतने उसको प्रिविलेजेस दिए जाने चाहिए। प्रत्येक यूजर को आपको क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। जो भी डिवाइसेज है उसको भी, भाई पेन ड्राइव अटैच कर रहे हो सिस्टम के साथ, उसको पहले स्कैन करो। तो ऐसे आप वेरीफाई किए बगैर उसको कभी भी एक्सेस नहीं करो। ऐसे कंटिन्यूज मॉनिटरिंग होना भी जरूरी है। अब आता है यहाँ पर आपके, अभी जस्ट आपको ऊपर कंफ्यूजन हुआ था कि सर अकाउंट वेक्टर और अकाउंट सरफेस क्या होता है, तो समझिए इसको आसान भाषा में। अकाउंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो ये रहा आपका अकाउंट वेक्टर। अकाउंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या बनती है? अकाउंट वेक्टर जो होता है ना वो एक ऐसा मेथड या पाथवे होता है जिसका यूज अटैकर सिस्टम या नेटवर्क को ब्रीच करने के लिए करते हैं। यानी या तो एक ऐसा मेथड हो सकता है या उसके पास एक कोई ऐसा पाथवे हो जाएगा जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, आपके जो भी अटैकर का सिस्टम होता है ना उसके नेटवर्क को या उसकी जो सिक्योरिटी होती है ना उसको ब्रीच कर सकता है, यानी उसके अंदर उसको जा सकता है भेद करके। तो ये चीज होती है अकाउंट वेक्टर के अंतर्गत। अभी उसके पास में कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे फिशिंग कंसेप्ट हो सकता है, फ्रॉडेंट ईमेल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले सकता है। सेकंड, मालवेयर, यानी मालवेयर के अंदर, मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मालवेयर जो भी वायरस, स्वॉर्म, ट्रोजन होता है ना उनका यूज करके आपकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। तीसरा, एसक्यूएल इंजेक्शन का कंसेप्ट, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था आपको। डेटाबेस की जो वल्नरेबिलिटी जो होता है ना उसको मिस यूज करके डेटा को चोरी कर सकता है वो, तो ये भी हो सकता है। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स, यानी जो भी अननोन वल्नरेबिलिटीज होती है ना उसका अटैक का यूज करके भी ये डेटा को चोरी कर सकता है। जैसे मेलिशियस लिंक आती है ना हमारे पास में फिशिंग की, तो उसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा चोरी हो जाता है या वो डेटा के एक्सेस को कर लेता है प्राप्त। तो ये चीज भी आपके किसके अंदर आती है, अटैक वेक्टर। तो मोटे मोटे तौर पर अटैक वेक्टर का मतलब ये है कि एक ऐसा माध्यम या एक ऐसा पाथ या मेथड जिसके थ्रू वो आपके डेटा तक पहुंचता है या आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करता है, वो अटैक वेक्टर कहलाता है। अब अटैक सरफेस, जस्ट ऊपर आया था ये पॉइंट। अटैक सरफेस क्या है, देखो भाई अटैक सरफेस को समझिए। अटैक सरफेस का मतलब क्या है? अटैक सरफेस का मतलब होता है कि वो सारे एंट्री पॉइंट या वल्नरेबिलिटी जो अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है, यानी आपके सिस्टम में ऐसे सारे वीक पॉइंट्स जिनका यूज करते हुए वो डेटा को एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो होता है आपका क्या, अटैक सरफेस। क्या होता है, अटैक सरफेस, ध्यान रखना। जबकि अटैक वेक्टर में क्या था, वहां पर आपको उसके पास में एक या तो कोई मेथड या पाथ होगा जिससे आपकी सिक्योरिटी को पूरा ब्रीच कर सकता है। तो दोनों में ये डिफरेंसेज होंगे आपके। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकते हैं इसके कंपोनेंट्स, ठीक है। देखो ये कंपोनेंट्स, पहला आपका डिजिटल सरफेस, जैसे वेबसाइट, API या सॉफ्टवेयर या क्लाउड सर्विसेज हो सकती है। फिजिकल सरफेस क्या हो सकता है, फिजिकल सरफेस में सर्वर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है। भाई मान लो आपके सर्वर, आपका वर्क स्टेशन है, कोई सर्वर है आपका, आप सर्वर का मेन जो CPU है उसको मान लो कि उसके साथ में अगर वो पेन ड्राइव अटैच करके भी डेटा को लेता है तो वो क्या एक प्रकार का फिजिकल सरफेस, वो तो भाई आपका एक एंट्री पॉइंट है ना जहां से डेटा ले सकता है वो। ऐसा आता है ह्यूमन सरफेस जिसमें सोशल इंजीनियरिंग की जा सकती है, मतलब कुछ ऐसे तरीके जिससे आपको बातों बातों में आप अपने पासवर्ड या अपने जो वीक पॉइंट से बता देते हैं, तो वो भी चीज ह्यूमन सरफेस के अंदर आ जाती है। तो तीन प्रकार के होते हैं, डिजिटल सरफेस, एक आता फिजिकल सरफेस और एक आता ह्यूमन सरफेस। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती है, तो पहला आता है रेगुलर वल्नरेबिलिटी को असेस करो, जो भी आपकी कमी है ना उसको आप डेली बेसिस पर या जब भी आपको मौका मिलता है उसको आप वेरीफाई करते रहो। सेकंड, अननेसेसरी एप्लीकेशन और सर्विस को रिमूव कर दो अपने सिस्टम से। थर्ड, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी या MFA का फुल फॉर्म कौन लिखेगा भाई, जल्दी लिखो नीचे कमेंट बॉक्स में। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था MFA का फुल फॉर्म क्या होगा। चलो अगले बात करते हैं एंड पॉइंट्स किसको कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जीरो डे और ये अटैक वेक्टर का ये समझ में आ चुका होगा। अटैक वेक्टर तो वो सारे मेथड या पाथवे जिनका यूज करके आपकी सिक्योरिटी को या आपके जो भी मेलिशियस जो आपके अटैक होते हैं ना उनको वो ब्रीच कर सकता है, वो होता है। लेकिन अटैक जो सरफेस होता है ना वो एक एंट्री पॉइंट हो सकता है जहां से वो अपने आपके डेटा को या आपकी वल्नरेबिलिटी को पहचानता है और डेटा को एक्सप्लॉइट कर देता है।
अब बात करते हैं एंड पॉइंट्स क्या होते हैं सर। एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई? एंड पॉइंट एक ऐसा डिवाइस होता है जो नेटवर्क से कनेक्ट होता है और कम्युनिकेशंस या डेटा एक्सचेंज करने के लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट के तौर पर काम करता है। देखो लिखा हुआ है, एन एंड पॉइंट इज एन एनी डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क एंड सर्व एज एन एंट्री टू एग्जिट पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज। यानी एंड पॉइंट जो है या तो कोई एक ऐसा डिवाइस हो सकता है, ठीक है, जो नेटवर्क से अपन कोई भी डेटा को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए एक एंट्री या एग्जिट पॉइंट, वहां से डेटा जाएगा, वहां से डेटा वापस लिया जा सकता है, तो इसको एंड पॉइंट बोला जाता है। तो एंड पॉइंट एक डिवाइस हो सकता है, ध्यान रखना, डिवाइस के तौर पर काम करेगा और वो किसी भी नेटवर्क के अंतर्गत डेटा को भेजने और प्राप्त करने का एक कम्युनिकेशन हो सकता है। जिस प्रकार से गेटवे होता है ना हमारे नेटवर्क से पर प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क में जाने के लिए गेटवे यानी एक डिवाइस नहीं होती, टर्म होती है, मैंने डिवाइसेज में पढ़ाया था नेटवर्किंग के अंदर आपको। चलो पहला देखो, बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंड पॉइंट्स की। कितने प्रकार होते हैं? पहला होता है वर्क स्टेशन, जैसे आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप हो सकते हैं। दूसरा मोबाइल डिवाइसेस हो सकता है जिसमें स्मार्टफोन या टैबलेट्स होते हैं। तीसरा आईओटी डिवाइसेस हो सकते हैं जिसमें स्मार्ट थर्मोस्टेट्स या सिक्योरिटी कैमराज हो सकते हैं। एंड आपका एक आता है सर्वर्स, जिसमें वेब सर्वर, डेटाबेस या डेटाबेस सर्वर भी हो सकते हैं। तो ये होता है इसके अंदर। अब साइबर सिक्योरिटी में इसका क्या रोल है सर? तो साइबर सिक्योरिटी में इसका रोल ये है कि जो भी वल्नरेबिलिटीज, देखो वल्नरेबिलिटी मतलब एंड पॉइंट्स आर ऑन टारगेटेड बाय मालवेयर, रैंसमवेयर एंड फिशिंग अटैक्स। यानी जो भी मालवेयर, रैंसमवेयर और जो फिशिंग होता है उनको मेन टारगेट जो होता है उनको ये दर्शाता है। सेकंड आपका इसके अंदर आप एंटी मालवेयर या एंटी जो वायरस होते हैं उनका यूज करते हुए आप सिक्योरिटी को ज्यादा हाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट जो डिटेक्शन यानी ईडीआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ईडीआर का फुल फॉर्म होता है एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रेस्पॉन्स। साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत ईडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ईडीआर टूल का, तो एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रेस्पॉन्स, ध्यान रखना। तो ये टूल भी यूज ले सकते हो या डिवाइस मैनेजमेंट पॉलिसी जैसे एमडीएम का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये इसके अब इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल हो सकता है अटैक है? तो पहला पूर्ली जो सिक्योर्ड जो लैपटॉप होता है ना उसका, भाई ऐसा लैपटॉप यूज कर रहे हो आप जो बहुत ज्यादा मतलब उसकी जो सिक्योरिटी है ना बहुत ज्यादा वीक है, अब उसके ऊपर आप अपने बैंक अकाउंट वगैरह लॉगिन कर रहे हो तो फिर आप तो उसमें खुला खुला आमंत्रण दे रहे हो भाई हैकर को भाई कि मेरे डेटा को चोरी कर ले। अगला सेकंड आता है आपका, सेकंड आपका इसके अंदर आ सकता है आपके कौन सा इसको अगर इंश्योर करने का कंसेप्ट आ जाए तो वो भी आपका इसके अंदर हेल्प कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हैकर कैन एक्सेस ए कंपनी वर्क बाय एक्सप्लॉइटिंग अ पुअरली सिक्योर्ड लैपटॉप। तो ये दूसरा मालवेयर स्प्रेड टू अदर डिवाइसेज बाय इंटरनेट यूएसबी ड्राइव। जो इंटरनेट इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव होता है उसका यूज करके भी तो वायरस फैलाए जा सकते हैं ना, तो वो भी इसके अंदर, उससे भी आप बचाव कर सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस तो सिंपल भाषा है कि भाई आप जो भी अनऑथराइज होता है उसको एक्सेस को रोक सकते हो और डिवाइसेस के बीच जो सिक्योर कम्युनिकेशन होता है ना उसको इंश्योर कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये एंड पॉइंट्स का कंसेप्ट यानी एक ऐसा डिवाइस, ठीक है, जिसके थ्रू आप नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट यानी जो भी डेटा को भेजना या प्राप्त करने का एंट्री या एग्जिट पॉइंट के तौर पर यूज करते हो और एंड पॉइंट कहलाता है। और एक और ऊपर था ना कंसेप्ट जिसको अपन ने पढ़ा था अटैक वेक्टर और अटैक सरफेस। अटैक वेक्टर तो एक ऐसा मेथड या पाथवे हो सकता है, ठीक है, जो भी मेलिशियस जो भी अटैक्स होते हैं ना उनके बीच में उसको ब्रीच कर सकता है। लेकिन अटैक सरफेस एक एंट्री पॉइंट होता है जहां से आपके डेटा को मतलब जो भी आपकी वल्नरेबिलिटी होती है ना उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जीरो ट्रस्ट वो जो सिक्योरिटी मॉडल होता है तो उसके अंदर क्या होता है भाई, ये बताता है आपको कि भाई किसी भी डिवाइस या यूजर को यूज करने से पहले, उसको ट्रस्ट करने से पहले उसको वेरीफाई करो, ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं सर। तो साइबर थ्रेट क्या बताता है भाई आपको? तो साइबर थ्रेट एक ऐसी मेलिशियस एक्ट या रिस्क होती है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन, नेटवर्क या डिवाइसेस के सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, ध्यान रखना। तो ये लिखा हुआ देखो, अ साइबर थ्रेट इज एन मेलिशियस एक्टिविटीज और पोटेंशियल रिस्क दैट एम टू कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, नेटवर्क और डिवाइसेज। जो भी आप डिवाइसेज यूज कर रहे हो, जो भी आप नेटवर्क यूज कर रहे हो या जो भी आप डिजिटल इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, तो वो आपकी कितनी सिक्योर है या नहीं है, तो उसको अपन यहाँ पर साइबर थ्रेड्स की मदद से जो है पता करते हैं। तो ये एक ऐसी मेलिशियस एक्टिविटी होती है जो आपको या आपके लिए एक रिस्क भी हो सकती है, क्योंकि अगर इसको पता चल गया आपकी सिक्योरिटी या आपकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है तो फिर ये उसको लीक कर सकता है, नुकसान है आपको। तो ये कौन कौन से साइबर थ्रेट हो सकते हैं? पहला आता है मालवेयर। तो मालवेयर के अंदर क्या हो सकता है भाई? मालवेयर के अंदर आपके वायरस, वॉर्म या जो भी होते हैं, ठीक है, रैंसमवेयर, वो सारे। तो मालवेयर के अंदर देखो वायरस मतलब विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वॉर्म हो सकते हैं,
ठीक है, रैंसमवेयर हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है, ट्रोजन, ये सब आपके डेटा को लॉस कर सकते हैं, ये सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सेकंड, फिशिंग हो सकता है, जो कि फ्रॉडेंट ईमेल्स वगैरह आते हैं जिससे आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चोरी किया जाता है। तीसरा, डिनायल ऑफ सर्विस डॉस अटैक होता है, जो कि ओवरलोड सिस्टम टू मेक देन अनअवेलेबल टू लिटिमेट सिस्टम, यानी जो यूजर उसके जो ऑथराइज्ड यूजर है वो उसको एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन डॉस अटैक का यूज करके क्या कर सकते हैं अपन, बिजी कंडीशन में ला सकते हैं, जिससे उस यूजर को वो क्या करेगा, वो बिजी शेड्यूल में दिखा देगा, तो वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा हार्डवेयर। तो ये भी आपके लिए क्या हो सकता है, एक प्रकार का आपके लिए नुकसान हो सकता है। अगला आता है आपका एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड, एपीटीज का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड। एपीटी मतलब होता है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड, एपीटीज, यानी जो भी लॉन्ग टर्म टारगेटेड अटैक्स बाय स्किल्ड एक्टर्स, ठीक है, ऑफन टू डेटा थेफ्ट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपके सिस्टम होता है उसके अंदर अगर आपने मान लो कि उसको और जगह कहीं पर अगर आपने, जैसे अपन करते हैं कहीं पर व्हाट्सएप वगैरह, कहीं पर अदर जगह पर अपन लॉगिन वगैरह करते हैं, तो जो भी आपके टारगेटेड जो भी मतलब अटैक्स होते हैं तो उनसे आप कैसे बच सकते हैं, तो वो आपके एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड के अंतर्गत माना जाता है, ध्यान रखना। अगला देखिए, इसके बाद आता है अपना जीरो डे अटैक्स। जीरो डे अटैक्स का जस्ट अभी हमने देखा था अन्य जो भी वल्नरेबिलिटीज होती है उसका मिसयूज करना, ठीक है। अगर अपन इनसाइडर थ्रेड की बात करेंगे तो जो भी मेलिशियस एक्शंस होते हैं, यानी एम्प्लॉयज के जो भी मेलिशियस एक्शंस होते हैं उसको एक्सेप्ट करने का, यानी एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर बिफोर डेवलपिंग कैन फिक्स देम, ठीक है। उसका जो भी डेवलपर होते हैं उसको फिक्स करने से पहले जो उसकी जो भी मेलिशियस जो एक्टिविटीज होती है, जो भी उसके वल्नरेबिलिटीज होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करना। अब इसके अंदर इनसाइडर थ्रेड की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है भाई, मेलिशियस एक्शंस बाय एम्प्लॉयज और इंडिविजुअल विद इंटरनल एक्सेस टू द सिस्टम। सिस्टम का पहले इंटरनल एक्सेस लेंगे वो, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो उसका जो भी डेटा होगा ना उसके ऊपर मेलिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। भाई अगर किसी के पास मान लो उसका एक्सेस आ गया तो अब वो क्या करेगा, उसका मिसयूज ही लेगा। तो ये चीज आपकी इसके अंदर आ जाती है। तो एक बार आप सभी के सभी इसमें बताओ, जीरो डे जो अटैक था हमने जस्ट ऊपर भी देखा था, उसके बारे में जल्दी से जल्दी सभी के सभी लिखो। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आपको मैंने बता ही दिया था कि भाई इसका फुल फॉर्म आप सभी के पास होना जरूरी है, ठीक है। ये सारा का सारा अपने पास नोट डाउन रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी होगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपका रिलेटेड एग्जाम का नेम, ताकि हम आने वाले टाइम में आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, उस टेस्ट सीरीज का भी आपको फायदा मिल सके। अब देखो इसके बाद आपका MITM, अभी आपके IA एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था ये आपके, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट का सवाल है ये, इसरो के अंदर भी आया हुआ सवाल है, साइंटिस्ट बी के अंदर भी आया हुआ सवाल है, और सिक्योरिटी एक्सपर्ट के जो आपके बैंकिंग एग्जाम होते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा उसके अंदर भी आया हुआ है। लगभग ये बहुत बार ये सवाल जो है पूछा जा चुका है। MITM का फुल फॉर्म होता है मैन इन द मिडल अटैक। क्या होता है, मैन इन द मिडल अटैक। ये क्या होता है, इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज टू स्टील डेटा और इंजेक्ट मेलिशियस कंटेंट। जो भी मेलिशियस मतलब जो भी दो पार्टीज के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है तो उनके बीच में क्या करते हैं अपन, डेटा को मतलब कम्युनिकेशन जो भी उसको इंटरसेप्ट कर देते हैं आप। तो उन डेटा को आप क्या करते हैं, बीच में आप पार्टिसिपेट करते हैं, उन डेटा को क्या करते हैं आप चोरी करते हैं। अगला इसकी क्या क्या फंक्शनलिटी हो सकता है, पहला डेटा थेफ्ट और लॉस हो सकता है इससे अपन को। सेकंड आपका फाइनेंशियल डैमेज भी हो सकता है। मान लो आप किसी बैंक के अंदर पैसा जमा करवा रहे हो, तो एक पार्टी आप हो गए, एक सेकंड पार्टी बैंक, अब उसके बीच में अगर मान लो कोई हैकर ने एक्सेस कर लिया तो क्या होगा, आपके डेटा को चोरी करेगा वो। फिर रेपुटेशनल लॉस भी हो सकता है, मान लो आपकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या फोटोज लीक कर दी तो वो भी हो सकता है। अगला डिस्टरप्ट ऑफ सर्विस, तो ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। इस डायग्राम को देखो अच्छे से, जिसके अंदर आपके एंड पॉइंट्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ एंड पॉइंट्स बताए हुए, वर्क स्टेशन, मोबाइल डिवाइसेज, IoT डिवाइसेज और सर्वर्स हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप इंपॉर्टेंस ऑफ एंड पॉइंट्स देखोगे तो उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंशन हो सकता है, सिक्योर कम्युनिकेशन की बात कही जा रही है, डेटा प्रोटेक्शन की बात कही जा रही है। एग्जाम्पल में इसमें हैकर एक्सेस हो सकता है, मालवेयर स्प्रेड हो सकते हैं। रोल आपके देखें तो वल्नरेबिलिटीज और एंड पॉइंट सिक्योरिटी हो सकती है। थ्रेड्स अगर देखें तो ये हो सकते हैं मालवेयर, फिशिंग, डॉस अटैक, APT, ठीक है। APT का फुल फॉर्म सभी के सभी आपको अभी कमेंट बॉक्स में लिखना है, ध्यान रखना। और एक डॉस के बारे में आपको बताना है। वैसे डॉस के बारे में मैंने आपको बताया था, इससे जो भी आपका डिवाइस है, जो सर्वर होता है वो बिजी कंडीशन में शो कर दिया जाता है, जिससे जो ऑथराइज्ड पीपल होता है वो एक्सेस नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटीज क्या होती है। वल्नरेबिलिटी क्या होती है साइबर सिक्योरिटी में, तो देखो वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अ वल्नरेबिलिटी इज अ वीकनेस और फ्लो इन अ सिस्टम नेटवर्क एप्लीकेशन दैट कैन बी एक्सप्लॉइट बाय द साइबर अटैकर्स टू कंप्रोमाइज द सिक्योरिटी। तो साइबर वल्नरेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, तो देखो वल्नरेबिलिटीज एक ऐसी वीकनेस या
फ्लो हो सकता है किसी भी सिस्टम, नेटवर्क या एप्लीकेशन में जो साइबर अटैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी जो भी साइबर अटैकर्स होगा वो आपके सिस्टम या नेटवर्क की कोई भी कमजोरी या जो भी उसकी वीकनेस है उसका पता लगाएगा, फिर आपके डेटा को चोरी करेगा या एक्सप्लॉइट करेगा। तो ये होती है वल्नरेबिलिटी। अब कितने टाइप्स की हो सकती है वल्नरेबिलिटी? तो देखो, सबसे पहली होती है सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी। सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी में देखो, बग्स, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, मिसकॉन्फ़िगरेशन इन एप्लीकेशंस, ठीक है, इन एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम। बड़ी शानदार चीज बोली इन्होंने। जो भी आपके सिस्टम के अंतर्गत बग्स हैं, एक तो वो आपके इसके अंतर्गत वल्नरेबिलिटीज को दिखाते हैं। इसके अलावा आउटडेटेड सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हो जिसको अपडेट ही नहीं किया है, तो वो भी आपके सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी के अंदर आ सकता है। और अगर आपके सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर की अगर आपकी सेटिंग गलत तरीके से की हुई, तो वो भी आपकी वल्नरेबिलिटी, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी को दिखाती है। अब नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती है? तो देखो, इनसिक्योर प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो जो सिक्योर नहीं है। दूसरा, अनपेस्ड नेटवर्क डिवाइस यूज कर रहे हो, तो वो भी आपका इसके अंदर दिखाता है। हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इश्यूज इन फिजिकल डिवाइस सच एज एन अनसिक्योर्ड आईओटी डिवाइस और अनक्रिप्टेड, ठीक है, अनएनक्रिप्टेड स्टोरेज। अगर आप कोई ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हो जो ऑलरेडी इंजेक्टेड है किसी वायरस से, तो वो भी आपका किसको दिखा रहा होता है? नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज को। ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज क्या हो सकते हैं? सोशल इंजीनियरिंग होती है, ये टेक्निक होती है जिससे यूजर से यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन के दौरान डेटा को चोरी किया जाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी नहीं होना। भाई अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, जैसे मैंने आज दोनों वीडियोस के अंदर आपको दिखाया था कि आपके व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज आता है आमंत्रण पत्र करके, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की बोली जाती है, चालान करके भी एप्लीकेशन आता है। तो इनको क्लिक करने से क्या होता है कि आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। अब आप अवेयरनेस नहीं अगर आपके पास उसकी, तो फिर क्या होगा? आपको उसका नुकसान ही मिलेगा। तो ये चीज आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो वीक पासवर्ड होते हैं वो भी आपकी क्या होते हैं? एक प्रकार से ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज को शो करते हैं। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो वल्नरेबिलिटी के मेन टाइप से सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपके कोई भी बग्स, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। नेटवर्क वल्नरेबिलिटी के अंदर क्या हो सकते हैं? आप इनसिक्योर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, वो आ सकती हैं। हार्डवेयर की बात करें तो इसके अंदर जो भी आईओटी डिवाइस यूज कर रहे हो, तो वो आईओटी डिवाइस अगर आपका अनएनक्रिप्टेड है तो वो आपको, या फिर वो इंजेक्टेड है, वायरस इंजेक्टेड है, तो भी आपको नुकसान मिलेगा। ह्यूमन की बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग, अवेयरनेस की कमी, ठीक है, या वीक पासवर्ड, ये सब आपके इसके अंदर आते हैं। अब एग्जांपल के अंदर ये देख लो, सारे एग्जांपल आप किसी को शो कर रहे होते हैं। जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन होता है जिसमें नया कोड इंजेक्ट करता है, मैंने लास्ट बताया भी था। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ये XSS फुल फॉर्म आपकी IUE है। इसके अलावा बफर ओवरफ्लो हो गया, मिसकॉन्फिगर्ड क्लाउड स्टोरेज जिसमें पब्लिक S3 बकेट्स आ सकते हैं। तो ये सारे इसके एग्जांपल आते हैं, ठीक है। अब एड्रेसिंग वल्नरेबिलिटीज की बात करते हैं। अगर आपको पता करना है कि भाई वल्नरेबिलिटीज है कि नहीं है, हाउ वल्नरेबिलिटीज आर एड्रेस्ड, अगर पता करना तो कैसे करेंगे? तो देखो, रेगुलर पैचिंग एंड अपडेट्स। अगर आप रेगुलर अगर आप उसको पैच करते या अगर आप अपडेट करते तो भी आपको पता चल सकता है। दूसरा, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग जो भी या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है उसका यूज कर सकते हैं। सिक्योरिंग ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय, जो भी आपके सिक्योरिटी ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनर जो भी सिक्योरिटी एम्प्लॉयज होते हैं ना, सॉरी, आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उसको टाइम टू टाइम उनके रिलेटेड जो है आप ट्रेनिंग देके भी अवेयर कर सकते हो। अगला, इंप्लीमेंट सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेज, जो भी प्रैक्टिसेज या जो भी एक्टिविटीज की जा रही है वो सिक्योरली वे में हो, तो इसको लेकर भी आप अवेयर कर सकते हो। तो ये सारे आपको बताते हैं कि भाई आप वल्नरेबिलिटीज को किस तरीके से बचा सकते हैं, ठीक है, कैसे बच सकते हैं, सॉरी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है व्हाट इज एन एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट किसे कहा जाता है भाई? एक्सप्लॉइट को समझो। एक्सप्लॉइट का मतलब सिंपल भाषा में समझो, एन एक्सप्लॉइट इज एन पीस ऑफ कोड, स्क्रिप्ट और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू टेक advantage of vulnerabilities in a system to perform unauthorized actions like stealing data, gaining access और disrupting सर्विसेज। यानी सिंपल भाषा में समझो इसको भी कि जो एक्सप्लॉइट का मतलब क्या है? एक ऐसा कोड या फिर कोई स्क्रिप्ट या सॉफ्टवेयर हो सकता है जो सिस्टम के अंदर की जो भी वीकनेस है, उसकी जो कमजोरी है, उसकी जो वल्नरेबिलिटीज है, उसका फायदा उठाता है और उससे आपके अनऑथराइज एक्सेस करके डेटा को चोरी कर सकता है, उसका एक्सेस ले सकता है, या फिर आपकी जो भी सर्विस होती है ना उसको डिस्टर्ब कर सकता है। बड़ा शानदार तरीके से इन लोगों ने ये डेफिनेशन इसमें दिया है और ये आपको आपके पास नोट डाउन भी कर लेनी है। वल्नरेबिलिटीज और इसके अंदर दोनों के अंदर आपको ध्यान रखना ये अंतर है और मेन डिफरेंस आपका ये था। मैंने आपको वल्नरेबिलिटीज के बारे में बताया था। वल्नरेबिलिटीज तो जस्ट आपको क्या बताएगी कि आपका सिस्टम का वीक पॉइंट क्या है, उस वीक पॉइंट का यूज करते हो आपके सिस्टम के अंदर जो भी डेटा होगा ना उसको चोरी किया जाएगा वल्नरेबिलिटीज के थ्रू। तो वल्नरेबिलिटीज तो क्या है? वो एक कमी है, ध्यान रखना। जबकि एक्सप्लॉइट क्या होगा? एक्सप्लॉइट के अंदर क्या करेगा? वो इस वल्नरेबिलिटीज का पता करेगा, ठीक है। तो यहां पर वल्नरेबिलिटी, ये जो अभी एक्सप्लॉइट का कांसेप्ट चल रहा है, तो एक्सप्लॉइट क्या बताएगा? एक्सप्लॉइट आपको जस्ट ये बताएगा कि या तो ये एक प्रकार का कोड या फिर कोई स्क्रिप्ट या सॉफ्टवेयर हो सकता है जिससे आपके
कंप्यूटर के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर जो भी वल्नरेबिलिटीज है ना, उसका पता किया जाएगा। वो पता करेगा। अब उसको पता करने के बाद आपके जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या जो डेटा होता है उसको चोरी कर लेता है। तो देखो दोनों में ये डिफरेंस है। वल्नरेबिलिटी जस्ट एक कमी है, ये एक वीकनेस है जो बताती है कि आपका डेटा कैसे चोरी किया जा सकता है, जबकि एक्सप्लॉइट या तो कोई कोड या स्क्रिप्ट या सॉफ्टवेयर खुद हो सकता है जिससे वो वल्नरेबिलिटी का पता भी लगाता है, डेटा को चोरी भी कर लेता है। आई थिंक आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको पता चल चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कंसेप्ट आता है, ये एक्सप्लॉइट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो एक्सप्लॉइट्स के टाइप्स की बात करें तो पहला आता है रिमोट एक्सप्लॉइट्स। ये क्या होते हैं भाई? रिमोट एक्सप्लॉइट्स का मतलब होता है नेटवर्क के थ्रू अटैक करना। भाई रिमोट क्या चीज होती है? जो दूर स्थित है, रिमोटली मतलब वो बहुत ज्यादा दूर है। एक सिस्टम है, अब वो दूसरा सिस्टम, मान लो कि एक सिस्टम जोधपुर के अंदर है, दूसरा सिस्टम जयपुर के अंदर है, तो वो रिमोटली जोधपुर से बैठे बैठे जयपुर का डेटा एक्सेस कर रहा है, उस सिस्टम पे अटैक कर रहा है, तो वो रिमोटली अटैक होता है। एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको बताया था रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, लिनक्स के अंदर बड़े शानदार टूल इसके लिए अवेलेबल होते हैं। दूसरा आता है लोकल एक्सप्लॉइट्स। किसे कहते हैं सर? तो लोकल एक्सप्लॉइट्स का मतलब होता है फिजिकल या डायरेक्टली सिस्टम को एक्सेस करना। या तो मैं फिजिकली जाऊंगा उसको केबल के थ्रू एक्सेस करके, या उसको कनेक्ट करके डेटा को एक्सेस करूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आती है इसके अंतर्गत आपके। ठीक है, प्रिविलेजेज एक्सेलेशन जो अटैक्स होते हैं। फिर आता है जीरो डे एक्सप्लॉइट, ऊपर भी पढ़ा था इसके अंदर। अननोन वल्नरेबिलिटीज को टारगेट करता है वो, आपकी ध्यान रखना, जिसके बारे में जानकारी आपको भी नहीं होती, आपको अवेयरनेस ही नहीं उसका यूज करके वो डेटा को चोरी करता है, वो होती है जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट की लाइफ साइकिल क्या हो सकती है सर? तो एक्सप्लॉइट की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें पहला तो आपके आती है वल्नरेबिलिटीज को डिस्कवर करना, यानी पता करना। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग कोड। ठीक है, जो भी आपका कोड है उसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जा सकता है, तो मतलब जो आपके वल्नरेबिलिटीज होती है उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो उसके लिए कोड को एक्सप्लॉइट करेंगे। और थर्ड आएगा जो अटैक होगा ना उसको एग्जीक्यूट करने का। तो ये तीन होती है इसकी लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन, बचाव के तरीके। पहला पेच मैनेजमेंट। ठीक है, सेकंड आएगा आपका इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है, ध्यान रखना, इस फुल फॉर्म को लिख लीजिएगा। अगला आता है रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स। जो भी आपके सिस्टम है उसकी रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स होनी जरूरी है, तो इससे जो आपका डेटा जो होता है वो सिक्योर रह सकता है, आपके सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर बनाया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो वल्नरेबिलिटीज और एक्सप्लॉइट दोनों के बीच में मैंने डिफरेंसेस भी आपको क्रिएट करके दिखाए हैं, और आई थिंक आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आई होगी। ये देखो डायग्राम इसका। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज इन साइबर सिक्योरिटी का, ये आप चाहें तो इसको एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसके लिए आपको हमारी जो वेबसाइट है enviraeducation.com, ठीक है, enviraeducation.com, वहां पे जाना है आपको। ठीक है, और वहां पर जाके आप यहाँ पर इनके PDF सेक्शन से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थ्रेट असेसमेंट। जो होते हैं उनको अपन समझते हैं। तो थ्रेट असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अपन पोटेंशियल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं और उसको कैसे इवोल्यूट कर सकते हैं, तो उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिससे हमारी जो सिक्योरिटी होती है ना, मतलब अगर मान लो कि सिक्योरिटी तो उसको अपन हाई कर सकते हैं और डेटा ब्रीचेज को रिड्यूस यानी मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर आता है। तो अपन को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे सर इसके लिए? तो पहला आता है अपन को जो भी एसेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी कौन से एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है ये आपको देखना पड़ेगा। डेटा को प्रोटेक्ट करना है या सिस्टम को, तो पहला ये आ जाएगा। सेकंड, आइडेंटिफाई थ्रेट्स। तो पॉसिबल जो हार्म सोर्स होते हैं ना उसको लिस्ट करो, यानी कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। थर्ड आता है एनालाइज वल्नरेबिलिटी, यानी आपके सिस्टम में क्या ऐसी वीकनेस है जिसके थ्रू आपके डेटा को चोरी किया जा रहा है, तो उसको एनालाइज करना। फोर्थ आपका आ जाएगा इवोल्यूट रिस्क, जो भी रिस्क है ना उसको एवोल्यूट करना। हर थ्रेट के मतलब जो भी इंपैक्ट होता है ना उसको आप पहले देखो कि भाई अगर वो थ्रेट आपके इंस्टॉल होता है या आपके ऊपर अटैक करता है तो उससे क्या क्या नुकसान आपको हो सकता है। अगला आता है प्रायोरिटाइज थ्रेड्स, यानी इसके अंदर थ्रेड को रिस्क लेवल के बेसिस पर रैंक करना कि भाई मान लो मेरे सिस्टम के अंदर 4 थ्रेड्स है, अब उसमें से मैं पहले किसको मुझे रिमूव करना है, लास्ट में किसको करना है। तो इससे क्या होता है भाई, मान लो जो ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है आप बोल रहे हो कि उसको बाद में हटा देंगे, तो फिर क्या मतलब, आप उसको हटाने तक पहुंचोगे तब तक तो डेटा ही लॉस हो जाएगा। अगला आता है आपका डेवलप मिटिगेट स्ट्रेटजीज। आपको कम से कम ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जिससे आपके सिस्टम के अंतर्गत जो सिक्योरिटी है उसको हाई किया जा सके, थ्रेड्स को रिड्यूस यानी मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये चीज इसके अंदर आती है। अब इसकी थ्रेड की कितनी कैटेगरीज होती है? पहली आती है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल थ्रेड्स जिसमें फ्लड, अर्थक्वेक या फायर्स का कंसेप्ट हो सकता है। सेकंड ह्यूमन अटैक्स। ह्यूमन थ्रेड्स क्या हो सकते हैं? तो ह्यूमन थ्रेड्स की बात करें तो इसके अंदर साइबर अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है, सबोटेज हो सकते हैं या फिर इनसाइडर थ्रेड्स भी हो सकते हैं। टेक्निकल थ्रेड्स की बात करें तो इसमें हार्डवेयर फेलियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर बग्स हो सकती है या नेटवर्क आउटेज हो सकते हैं। तो ये इसके अंदर आते हैं, ये देख लो यहाँ पर आपके डायग्राम बने हुए हैं इसके अंदर।
थ्रेड्स असेसमेंट्स के, जिसमें यहाँ पर ये इवोल्यूट रिस्क, एनालाइज वल्नरेबिलिटी, थ्रेड्स को एनालाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई एसेट्स, ठीक है, प्रायोरिटाइज थ्रेड्स हो सकते हैं, डेवलपिंग मिटिगेट्स हो सकते हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं। इसकी फंक्शनलिटीज भी नीचे दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैंने आपको जस्ट ऊपर दिखाया है। तो ये आपके कंप्लीट आज की क्लास थी, जिसके अंदर हमने जो ऊपर सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ठीक है, CIA ट्राइड्स, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को दिखाया था। कॉन्फिडेंशियलिटी आपके डेटा की जो ऑथराइजेशन होती है उसको इंश्योर करती है, इंटीग्रिटी जो होती है डेटा की एक्यूरेसी को बताती है, अवेलेबिलिटी डेटा अवेलेबल होगा कि नहीं होगा पर्टिकुलर टाइम पर वो बताती है। उसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल, जो ये कहता है कि पहले उस सिस्टम या सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए, आपको पहले आप उसको आइडेंटिफाई करो, वेरीफाई करो, देन उसके ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। अगला आता है अटैक वेक्टर और अटैक सरफेस। तो अटैक वेक्टर के अंतर्गत और अटैक सरफेस में क्या था, अटैक वेक्टर के अंतर्गत वो एंट्री पॉइंट होता है ये, जिससे आपके जो सिक्योरिटी होती है उनको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब सिक्योरिटी के अंदर जो भी थ्रेड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते थे हम लोग, तो वो आपका इसके अंदर आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। जिसके अंदर हमने बात की थी अटैक वेक्टर और ये दोनों के अंदर। तो अटैक वेक्टर जस्ट एक आपका मेथड या पाथवे होता था जो मेलिशियस एक्टर, जो ठीक है, जो भी मेलिशियस एक्टिविटीज होती है सिस्टम के अंदर, नेटवर्क या एप्लीकेशन के अंदर, उनको अपन ब्रीच करने के लिए यूज करते हैं। और अटैक सरफेस क्या होता है, तो ये टोटल नंबर ऑफ एंट्री पॉइंट्स बताते हैं आपको, या आपकी वल्नरेबिलिटीज को बता सकते हैं, जिससे अटैकर जो होता है ना वो आपके डेटा को एक्सप्लॉइट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देन अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत एंड पॉइंट्स को लेकर। तो एंड पॉइंट्स क्या थे भाई, तो एंड पॉइंट्स ऐसे, ठीक है, एंड पॉइंट्स किसी भी ऐसे डिवाइस को कहा जा सकता है जो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेशन या डेटा एक्सचेंज के एंट्री या एग्जिट पॉइंट के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद हमने इसके टाइप्स को भी देखा था, वर्क स्टेशन थे, मोबाइल डिवाइसेस थे, वो सारे, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था कौन सा, साइबर थ्रेट को लेकर, ठीक है। साइबर थ्रेट को बात की तो साइबर थ्रेट क्या होते थे, वो साइबर थ्रेट एक ऐसी मेलिशियस एक्ट, साइबर थ्रेट एक ऐसे मेलिशियस एक्ट या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं जो डिजिटल इंफॉर्मेशन नेटवर्क या डिवाइसेस को क्या करते थे, कॉम्प्रोमाइज करते थे, और इससे हमारी डेटा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। तो ये आप क्या आते थे साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स के अंतर्गत। फिर हमने वल्नरेबिलिटीज की बात की थी। वल्नरेबिलिटी मतलब सिंपल भाषा में समझो, ऐसी कमी या डेटा फ्लो हो सकता है जिसके थ्रू आपके डेटा मतलब सिस्टम के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर या नेटवर्क के अंदर उपस्थित डेटा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। फिर सॉफ्टवेयर, मैंने इसके अंदर बताई थी सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी थी, जो कौन कौन सी थी, बग्स, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, मिसकॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। नेटवर्क के अंदर मैंने आपको बताया था इनसिक्योर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। हार्डवेयर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो अनसिक्योर्ड IoT डिवाइस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ह्यूमन के अंदर आपको मैंने बताया था जिसमें सोशल इंजीनियरिंग या अवेयरनेस नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम देती है आपको। फिर हमने बात की थी एक्सप्लॉइट्स के बारे में। तो एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं, देखो वल्नरेबिलिटी तो जस्ट एक वो वे है भाई, वो बताएगा कि भाई ये यहाँ पर इस कमी से आपका डेटा चोरी किया जा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या है, वो उस वल्नरेबिलिटी का पता करना, उसके बाद में जो भी आपके सिस्टम में जो डेटा मौजूद है ना, उस सिस्टम के आपके जो भी डेटा है उस डेटा को क्या कर सकता है, ब्रीच किया जा सकता है। तो ये आपको एक्सप्लॉइट्स के अंदर आती है, ध्यान रखना। एक्सप्लॉइट्स के जस्ट आपको मैंने बताया था कि एक्सप्लॉइट एक ऐसे कोड, स्क्रिप्ट या सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाएंगे, उसके बाद अनऑथराइज्ड एक्सेस को परफॉर्म करके डेटा को चोरी कर लेते हैं। फिर हमने लास्ट पढ़ा था थ्रेट असेसमेंट, ठीक है। तो थ्रेट असेसमेंट आपको जस्ट एक प्रोसेस बताता है, ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जो कि आपको पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए और उनको कैसे इवोल्यूट किया जा सकता है, तो उसको लेकर यहां पर आपको हेल्प करती है। उम्मीद है कि आपकी क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। फर्स्ट क्लास के अंदर भी मैंने पूरी कोशिश की थी कि इनको बिना रटे आप कैसे याद कर सकते हैं, मैंने सारी टेक्निक्स आपको बता दी थी। अगर आप चाहते हैं इनके ऊपर आपको MCQ भी प्रोवाइड किया जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी MCQ जरूर लिखेगा और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी साइबर सिक्योरिटी जॉब्स हैं उन सभी के लिए क्लास सबसे दमदार होने वाली है। वैसे इवन आपकी जो भी क्लासेज हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आपकी ये काम आ जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीट आप कोर्स एक्सेस करना चाहते हो तो enviraeducation.com पे जाए, वहां पर आपको बहुत जल्द इसका प्रैक्टिकल कोर्सेज भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।